ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾर्ट विद द ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है, जिसमें से बहुत सारे सब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते रहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली जो है पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 को बिलोंग करती है और इसके जो मेंबर हैं ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर को चैल्कोजेंस कहा जाता है क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। इनसे ज़्यादातर जो ओर्स होती हैं ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं, तो इनको इसलिए चैल्कोजेंस कहा जाता है। ऑकरेंस के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में, और पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस से भी O2 प्रोड्यूस करते हैं। सल्फर जो है वो कंपैरेटिवली लेस अबंडेंट है और 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जो सल्फर है, और ये सिर्फ 0.03 से 0.1% मास ऑफ अर्थ क्रस्ट है। कंबाइंड स्टेट में सल्फर जो है सल्फेट की फॉर्म में जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर फॉर्मूलीज लिखे हुए हैं। सल्फाइड्स जैसे कि लेड सल्फाइड जिसे गैलेना कहते हैं, जिंक ब्लैंड जिंक सल्फाइड है, कॉपर पायरेट जो है CuFeS2 है। तो सल्फ़र कंबाइंड स्टेट में लिविंग मैटर में भी होती है और ये अंडों के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर, गार्लिक के अंदर, अनियन के अंदर, मस्टर्ड के अंदर, सारी आपकी मनपसंद की चीज़ें। लेकिन ये हेयर, वूल, प्रोटीन, एंजाइम्स, इन सब के अंदर सल्फ़र जो है वो प्रेज़ेंट होती है। ठीक है? ये इसकी ऑकरेंस है। इसमें ऑक्सिन और सल्फ़र के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेलेनियम और टेलुरियम जो हैं वो लेस अबंडेंट हैं सल्फर और के कंपैरेटिवली, और पोलोनियम तो बहुत ही कम अर्थ की क्रस्ट में फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है? और पोलोनियम जो है थोरियम और यूरेनियम का डिके प्रोडक्ट है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस फिशन की जाती है, न्यूक्लियर फिशन की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 16th ग्रुप है, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NS2 Np4, यानी कि s ऑर्बिटल में, आउटरमोस्ट s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है। सल्फ़र की तो यहाँ पे 2s2 2p4 आ गया। सल्फ़र में 3s2 3p4 आ गया। सेलेनियम में 4s2 4p4 आ गया। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से भी आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। ऑक्सीजन की नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है? तो फिर 2s2 2p4 लिख सकते हैं। सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। 10 ये हो गए, फिर उसके बाद 3s2 3p4 हो गया। ठीक है? सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 है, तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस 18 आर्गन है। तो 3d10 4s2 4p4 है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, मैं ये अलग से टॉपिक ही डिस्कस करूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो वहाँ पे आपको फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता चल जाएगा। So far as atomic and ionic radii are concerned, तो डेफिनेटली इनका साइज़ जो है ग्रुप 15, यानी कि जो हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ के आए हैं उनके कंपैरेटिवली इनका एटॉमिक साइज़ छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसे ग्रुप 18 तक होता है, और लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक साइज़ क्यों डिक्रीज़ करता है, इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। आयनाइज़ेशन एंथैल्पी की बात करें तो इनकी वैसे तो आयनाइज़ेशन एनर्जी हाई होती है। इनका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ईज़ियर है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों ईज़ियर है? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 Np4। तो आप फर्स्ट आयनाइज़ेशन एंथैल्पी से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो
NS2 NP3 बन जाता है। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। नाइट्रोजन फैमिली जैसी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो अब इसमें से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, वो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो सेकंड आयनाइज़ेशन एंथैल्पी है ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर की, वो फर्स्ट आयनाइज़ेशन एंथैल्पी के कंपैरेटिवली बहुत लार्जर है। वैसे इनकी आयनाइज़ेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरेटिवली वैसे भी कम होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली जो हमने कल के वीडियो में मतलब कि पिछले जो 5 वीडियोज़ हमने पढ़े, तो उसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली में ये पढ़ा कि नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो स्टेबल होती है, NS2 NP3, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे डिफ़िकल्ट होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली की फर्स्ट आयनाइज़ेशन एंथैल्पी जो है, वो लार्जर होती है और ऑक्सीजन फैमिली की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लार्जर होती है। तो इन टोटैलिटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन फैमिली की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन फैमिली की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरेटिवली लेसर है। गॉट इट बेटा? अच्छा, ये सारा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया गया, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी, ये मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों को भूल गया होता है इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी के बारे में। ऑक्सीजन है जैसे, ये न्यूट्रल गैसियस फॉर्म में है। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये ओ नेगेटिव बन जाता है, तो ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इस एनर्जी को हम डेल्टा ईजी एच के साथ लिखते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम जाएँगे, तो ये लगता है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा और एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ होगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल उल्टा होता है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मोस्ट डिफ़िकल्ट है। और ये सबसे कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ करता है अपनी फैमिली में। और सल्फ़र जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ईज़ियर होता है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोड्यूस करता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब क्या कारण है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेसर दैन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम सबसे कम होती है। तो पोलोनियम चलो मेटल है, इसको हम छोड़ भी देते हैं। तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सबसे कम होती है। उसका कारण है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज़ बहुत ही छोटा है, अप्रॉक्सिमेटली 70 पिकोमीटर से लेके 72 पिकोमीटर के बीच में इसका एटॉमिक साइज़ होता है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 है। जो 2p4 सबशेल है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। 2p4 सबशेल इतना कॉम्पैक्ट होता है कि अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो 2p के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो 2p सबशेल इतना छोटा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी ईज़िली ऐड नहीं होता, क्योंकि 2p4 जो है वो इतना 2p जो है वो इतना कॉम्पैक्ट सबशेल है और उसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि मैंने तुम्हें अकोमोडेट नहीं करना। तो हम धक्के से ऐड कर देते हैं, मतलब बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी, वो तो होगी, पर जो आपने सप्लाई की है उसको जो एनर्जी रिलीज़ हुई है उसमें से लेस तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता।
तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज़ जो होती है वो इस तरह से डिक्रीज़ करती है। सल्फ़र में जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। सेलेनियम में ऐड करते हैं तो कम एनर्जी रिलीज़ होती है। टेल्यूरियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी और कम रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन जो कि छोटा साइज़ है और ज़्यादा ही छोटा साइज़ है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। 2p 2p सबशेल में वो इलेक्ट्रॉन को ईज़िली अकोमोडेट नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन में जल्दी-जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ती है। इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, वो सबसे कम है, यानी ये सबसे कम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करती है। एटॉमिक साइज़ जितना छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है, सल्फ़र की सेलेनियम से ज़्यादा है, सेलेनियम की टेल्यूरियम से ज़्यादा है, टेल्यूरियम की पोलोनियम से ज़्यादा है। इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करती है और एटॉमिक साइज़ अपनी 16th ग्रुप में सबसे छोटा ऑक्सीजन का होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फुलरीन होता है हैलोजन फैमिली का और जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। गॉट इट बच्चा? आगे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में। ऑक्सीजन और सल्फ़र जो हैं ये नॉन मेटल हैं। ऐसी ही होती है ना फैमिली ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। नाइट्रोजन में भी ऐसे बताया था। ऑक्सीजन और सल्फ़र जो हैं वो नॉन मेटल हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं और पोलोनियम जो है वो क्या है? मेटल है। पोलोनियम मेटल तो है ही है, पर रेडियो एक्टिव भी है और इसकी हाफ लाइफ बहुत ही कम है, 13.8 डेज़। मतलब हर 13.8 डेज़ के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी रह जाएगी। हाफ लाइफ पीरियड आपने केमिकल किनेटिक्स में पढ़ा है, तो इसलिए अब इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है वो एग्जैक्टली हाफ रह जाती है। तो पोलोनियम की हाफ लाइफ 13.8 डेज़ है, तो 13.8 डेज़ के बाद पोलोनियम का जो अमाउंट है वो आधा रह जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज़ के बारे में बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज़ जो हैं रेगुलरली इंक्रीज़ करती हैं जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं। ग्रुप में ऊपर यानी ऑक्सीजन से सल्फर से सेलेनियम से टेलुरियम से पोलोनियम, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं। ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक मास इंक्रीज़ करता है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। ऊपर से नीचे जाते हुए अगर मास इंक्रीज़ करता है तो डेंसिटी भी डेफ़िनेटली क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है? सिंपल तो है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली जैसा ही है सारा। बस हमने जो है बस एक आपको लेआउट देना था कि ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो आपको रीड करने से भी समय लग जाएगी और वीडियो देखने से तो और भी ज़्यादा समय लग जाएगी। अगर आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप समय लग जाएगी। लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो देखिए, फिर नोट्स पढ़िए, फिर आपको समय लग जाएगी और भी अच्छी तरह से 100% बल्कि। एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक है और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बाकी जो है सल्फ़र एस8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सेलेनियम एसी8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेलुरियम टीई8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? ऑक्सीजन के एटॉमिक साइज़ स्मॉल होते हैं, तो वो पी पाई
मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो बना लेते हैं। नीचे जाते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। नीचे जब जाते हैं सल्फ़र, सेलेनियम और टेलुरियम इनके साइज़ इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बना पाते। तो सल्फ़र, सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो पाई बॉन्ड तो नहीं बना पाते, बल्कि वो 8 मेंबर्ड रिंग में फॉर्म ए 8 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं, जिसे पकड़ 8 मेंबर रिंग कहा जाता है और ये इनका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है बहुत इफ़ेक्टिवली। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग बहुत इफ़ेक्टिवली इसलिए बनाता है बिकॉज़ ऑक्सीजन के एटॉमिक साइज़ छोटे होते हैं, तो इनकी जो पी और पी ऑर्बिटल की पाई बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग है, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम के। क्योंकि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम का साइज़ इतना बड़ा है कि वो पाई बॉन्ड जो है वो इतनी इफ़ेक्टिवली नहीं बना पाते। हालाँकि वो पी पाई की बजाय मैंने नाइट्रोजन फैमिली में बताया था, वहाँ से आप फिर से इसको डिटेल में पढ़ लेना, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया था। ये पी-पाई, डी-पाई बॉन्ड जो है वो बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हालाँकि ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं होता पी-पाई बॉन्ड के कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन डायटोमिक है, ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ 2 ही एटम है ऑक्सीजन के, जबकि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जो है ये जो है ये 8 मेंबर्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये गैस की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, ये बल्कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। गॉट इट बच्चा? कैटिनेशन नाइट्रोजन फैमिली में भी कराया था। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो नाइट्रोजन में कैटिनेशन थी, ऑक्सीजन में भी है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है सिर्फ 138 किलो जूल पर मोल है। मतलब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है, तो इसलिए बहुत सारे ऑक्सीजन जो हैं इनके बीच में कार्बन की तरह नहीं लग सकते। लेकिन जो सल्फ़र और सल्फ़र का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। 213 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। तो इसलिए सल्फ़र 2 सल्फ़र भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, 4 भी जुड़ सकते हैं। जब 2 सल्फ़र होते हैं हाइड्रोजन के बीच में, इसे हाइड्रोजन डाइसल्फ़ाइड कहते हैं, 3 वाले को हाइड्रोजन ट्राइसल्फ़ाइड कहते हैं, 4 वाले को हाइड्रोजन टेट्रा सल्फ़ाइड कहते हैं। ठीक है? ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाई हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ईज़ियर है। ऑक्सीजन की एलोट्रॉपी फॉर्म जो है, वो 2 हैं, एक ऑक्सीजन, एक ओज़ोन। तो इनकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ऑलियोट्रॉपिक का जब टॉपिक आएगा, तो हम इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म को पढ़ेंगे। सल्फ़र की भी होती हैं, मोनोक्लिनिक होती है, ठीक है? और इसके अलावा इसकी जो है और भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, तो उनको हम अल्फ़ा सल्फ़र, बीटा सल्फ़र ऐसे करके होती हैं। तो इनकी हम डिटेल जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट डेफ़िनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। तो इसकी ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये क्या हो जाएगा? NH2 NP6 हो जाएगा। तो ये कौन-सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ईज़िली गेन करता है। तो जब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ईज़िली गेन करता है, तो इसकी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बहुत जो कॉमन है, वो -2 है। और इसके अलावा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में होती है। ऑक्सीजन और ओज़ोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है और दुनिया के सिर्फ 2 ही ऐसे कंपाउंड हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉज़िटिव होती है। एक है O2F2
वहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। एक OF2 है, वहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 होती है। इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का रीज़न सिर्फ़ इतना है कि जो फुलरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है? और इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉज़िटिव होती है जब वो फुलरीन के साथ जुड़ते हैं। आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता देता हूँ। पोलोनियम एक मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं गेन करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन-सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? पॉज़िटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, गेन तो नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ मैं अब आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 के बाद 2s2 2p4 होता है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फिर वो कितनी होगी? -2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है? आगे हम सल्फर पे आ जाते हैं। सल्फर, सल्फर में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d इसका खाली है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो सकती है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो सकती +2 हो सकती है, ठीक है? फिर आगे फिर सल्फ़र पे चलते हैं। सल्फ़र का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4 होगी। अभी ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एम्प्टी 3d ऑर्बिटल में जा सकता है। अब हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डेफ़िनेटली ये कौन-सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज़? क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने ऑक्सीजन और सल्फर की बताई है, ऑक्सीजन की तो स्ट्रिक्टली मैंने -2 बता दी। बाकी +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की है, वो फुलरीन के कंपाउंड्स में होती है, O2F2 में और OF2 में। लेकिन सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम एग्जैक्टली जो है यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पोलोनियम की हम बात नहीं करेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ ही कर सकता है, मेटल है। वैसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में या इलेक्ट्रॉन गेन करने में। वैसे भी वो डिके प्रोडक्ट है न्यूक्लियर फिशन के दौरान। तो पोलोनियम के बारे में या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताया गया है यहाँ तक, ठीक है? तो जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे -2, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जब +2 होती है तब भी आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करने होते हैं, तो कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। मैंने कह ही दिया कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो कौन-सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? आप यहाँ पे एक पॉज़ लीजिए, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। आप 1 मिनट पहले पीछे से सारी वीडियो एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिए, फिर मैं आपको ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी करवा देता हूँ। तो होपफुली आपने वीडियो को रिवाइंड करके सुन लिया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली में ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी है। ऑक्सीजन अपनी ग्रुप में तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है और
इसकी रिएक्टिविटी जो है अपने बाकी फैमिली मेंबर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की सल्फ़र से ज़्यादा है, मतलब इस तरफ रिएक्टिविटी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। क्योंकि नीचे जाते-जाते साइज़ बड़ा होता जाता है ना, तो फिर इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो कंपैरेटिवली क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल ट्रेंड्स हम बात करेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन में हमने हाइड्राइड्स के बारे में बात किया था, ऐसे ही हम ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड हैं, H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SC हाइड्रोजन सेलेनियम, H2TE हाइड्रोजन टेलुरियम एंड H2PO हाइड्रोजन पोलोरियम। तो अगर आपको किसी की प्रिपरेशन करनी है, जैसे एक प्रिपरेशन दिखाई हुई है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन दिखाई हुई है, तो वाटर की प्रिपरेशन तो बहुत ईज़ियर होती है। तो फेरस सल्फाइड हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इनके स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल के बारे में आपको याद होगा, मैंने नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कस किया था। आप वीडियो नंबर 1 निकाल के देख लीजिए। उसमें भी यही सारा कुछ डिस्कस किया है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? तो इनके बॉन्ड एंगल डिस्कस करने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ-साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये स्मॉल वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत इंक्रीज़ कर जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों तरफ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद H2S में जाएँगे, तो सल्फ़र का साइज़ बड़ा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी नहीं होती, जितनी कि ऑक्सीजन पे थी। मोर ओवर सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, तो सल्फ़र के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगी, बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ जाएँगे और बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ कर जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन सेलेनियम में बॉन्ड एंगल और डिक्रीज़ कर गया और हाइड्रोजन टेलुरियम में और भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ कर गया। याद कीजिए, ये सारा हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में भी करवाया था। अमोनिया का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से ज़्यादा था, फॉस्फीन का आर्सिन से, आर्सिन का स्टाइबिन से, स्टाइबिन का बिस्मुथिन से। सेम वही कांसेप्ट आपने अप्लाई करना है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स में पढ़ना है। वाटर जो है वो गैस है, लिक्विड है, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और ये लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो वॉलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। याद कीजिए, ये सेम चार्ट मैंने नाइट्रोजन के हाइड्राइड फैमिली में भी बनाया था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर नीचे जाते हैं तो एकदम से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करने का रीज़न है कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज़ करता है। मैंने बताया था कि जब H2S से H2SC पे जाते हैं, तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या इंक्रीज़ करता है? साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या इंक्रीज़ करता है? वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ करती हैं, और वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो क्या इंक्रीज़ करती हैं? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करती हैं। आगे हाइड्रोजन टेलुरियम में साइज़ और बड़ा हो जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन का साइज़ तो उतना ही रहना है, टेलुरियम का साइज़ तो बड़ा होगा ना। तो जब साइज़ बड़ा होगा, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
इंक्रीज करेगी। मैं ऐसे कर देता हूँ, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल फोर्सेस, यानी कि ग्रेटर द साइज ग्रेटर द वॉन डर वाल फोर्सेस, एंड ग्रेटर द साइज ग्रेटर द वॉन डर वाल फोर्सेस एंड ग्रेटर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए वाटर से बॉइलिंग पॉइंट पहले डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 373 केल्विन, H2S का सबसे कम है 213 केल्विन, हाइड्रोजन सेलीनियम का 232 केल्विन है, और हाइड्रोजन टेलुरियम का 269 केल्विन है। बॉइलिंग पॉइंट इनके डिक्रीज करते हैं। अब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है सोचो, H2S का। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उसकी वॉलेटिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब वो जब सबसे जल्दी वेपराइज कर जाएगा। तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी ऑफ H2S इज़ ग्रेटर दैन H2SC, ग्रेटर दैन H2TE। और वाटर की वॉलेटिलिटी सबसे कम इसलिए है क्योंकि वाटर के अंदर एक तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है। वाटर लिक्विड होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बाकी जो है वो सब गैसेस हैं। H2S गैस है, H2SC गैस है, H2TE जो है वो भी गैस है। आगे अगर एसिडिक करेक्टर के बारे में बात करें तो एसिडिक करेक्टर ऐसे होता है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है, वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं करता। तो इसका जो Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, सबसे कम है। मतलब वाटर जो है वीकेस्ट एसिड है। तो अ, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिड उतना स्ट्रांग होता है। वैसे भी वाटर में HOH ये जो बॉन्ड लेंथ है बहुत स्मॉल है। बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से बॉन्ड टूटेगा नहीं, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो ये वीकेस्ट एसिड होगा। उसके बाद सल्फ़र का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो जब सल्फ़र का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी लार्जर हो जाएगी, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ है वाटर के कंपैरेटिवली इंक्रीज कर जाएगी। आप देखिए कि Ka वाटर का -14 है और H2S का -7 है, 10⁻⁻7 है। उसके बाद इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हाइड्रोजन सेलेनियम का और भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। और हाइड्रोजन टेलुरियम का 2.3 इंटू 10⁻³ जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसलिए हाइड्रोजन टेलुरियम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वाटर जो है वो सबसे वीक एसिड होगा। गॉट इट बेटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली नाइट्रोजन फैमिली की तरह ही है। वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वाटर में O और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इस बॉन्ड को हीट करने से इसका ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अगर सल्फ़र है तो सल्फ़र का साइज़ बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा। बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा तो क्या होगा कि ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन सेलेनियम तक और डिक्रीज़ करेगी। और हाइड्रोजन टेलुरियम जो है वो अपना हाइड्रोजन तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही ब्रेक कर देगा। तो वाटर को वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हीट करना पड़ता है 2073 केल्विन से लेके 2273 केल्विन टेम्परेचर पे, और H2S में सिर्फ 673 टू 873। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे रिड्यूसिंग करेक्टर पे आ जाते हैं।
थर्मोस्टेबिलिटी में हमने पढ़ा कि वाटर हाइड्रोजन को बड़ी मुश्किल से रिलीज़ करता है और हाइड्रोजन टेल्यूरियम जो है वो सबसे जल्दी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। जो हाइड्रोजन को सबसे जल्दी रिलीज़ करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी तो डिक्रीज़ करती है, पर एसटी करैक्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रिड्यूसिंग करैक्टर इनका वाटर से लेके हाइड्रोजन टेल्यूरियम तक जो है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो आज मैंने हाइड्राइड्स तक आपको करवा दिया। कल के वीडियो में मैं आपको जो है ऑक्साइड और हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। आई एम श्योर lecture is very clear to you. Notes are written in very simple and lucid language. आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही सारा समझ लग जाएगा, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते। कुछ बच्चों हर बच्चों का अपना अपना लेवल होता है, इसलिए वीडियो भी बना के भेज रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, हमारे सिटी में, मैं सिटी का नाम नहीं लूँगा, हमारे सिटी में ट्रेंड है कि इस चैप्टर के तो नोट्स ही बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, तो कहते हैं पीरियोडिक टेबल ही है, तो ये आप अपने आप कीजिए। लेकिन मैं आपको जस्टिफाई करके दे रहा हूँ, वीडियोस बना के इसकी दे रहा हूँ। हालांकि आपको पता है कि पी ब्लॉक चैप्टर में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, मतलब ऑलमोस्ट 20 22 25 दिन का काम है वीडियोस की हेल्प से। ठीक है? तो नोट्स अगर प्रिंटेड मिल जाएँ, उसके बाद अगर ये लिखवाने हों तो इसको 40 डेज़ तक लग जाते हैं। ठीक है? शॉर्टकट तो हमने मारना नहीं है। ठीक है? सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से। आई वांटेड टू कीप यू आई मीन very much aware with your subject and about various concepts of the chapter. So, with this, I'll take your leave. Thank you very much. We call it a day. Love you all. Have a nice day.